मैम, लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त सही कवर अमाउंट कैसे चूज किया जाए, कैसे तय किया जाए ताकि परिवार की आय और उनका जो फ्यूचर दोनों ही सेफ रहे? अंजलि, स्टैंडर्ड थंब रूल, सो देर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन कैलकुलेट। एक बिल्कुल है कि जिसमें हम कहते हैं कि आपके इनकम का, आपकी एनुअल इनकम का 15 से 20 टाइम आप कवर ले लीजिए, तो आपको अगले 5-7 साल रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस देयर इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो अगर 10 लाख की सालाना इनकम है तो 20 गुना, मतलब 2 करोड़ का टर्म लाइफ कवर आपके पास होना ही चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आप उसमें साथ में आपके लोन्स को भी ऐड कीजिए कि आपकी आउटस्टैंडिंग लोन कितनी है, हाउसिंग लोन चल रही है, कार लोन चल रही है, पर्सनल लोन चल रही है, उन सबका टोटल कीजिए तो उतना लोन प्रोटेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आप बच्चों की एजुकेशन की बात करेंगे, बेसिक एक्सपेंस की, कि अगर बच्चा 10 साल का है, 16 साल की उम्र पे जाएगा पढ़ने के लिए, कोई मास्टर्स की डिग्री करने, 18 साल की उम्र में मास्टर्स करने जाएगा या कोई पर्टिकुलर डिग्री करने जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे 50 लाख रुपए लगेंगे, आज का कॉस्ट है। तो इन्फ्लेशन ऐड करके हमें वो कॉस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए आपके टर्म प्लान के कवरेज में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो भी मैम बता रही हैं, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इनको ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको सही लाइफ इंश्योरेंस चूज़ करना है तो। और बढ़ती मेडिकल महंगाई को भी देखते हुए आज हेल्थ इंश्योरेंस में कितना कवर मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और कितना ये सफिशियंट है? हेल्थ बीमा का कवर किस आधार पर तय करना चाहिए? सो अंजलि, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। हेल्थ इंश्योरेंस जब भी हम देखते हैं तो वो चूज करने के पैरामीटर्स बेसिक बताती हूँ कि आप कौन से सिटी में रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके आसपास का जो हॉस्पिटल है वो उसकी एक्सपेंस कितनी है, हॉस्पिटल कॉस्टिंग जो हम कहते हैं, आपकी फैमिली की साइज क्या है और आपकी उम्र क्या है। ये कुछ 5 से 6 पैरामीटर्स है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि अच्छा और बताइए कि सम इंश्योर्ड को मैं और कौन से एंगल से देखूं, तो आप कौन से सिटी में रहते हो, मेट्रो है, नॉन मेट्रो है, टायर 3-4 सिटी है, तो वो सिटी वाइज भी प्रीमियम चेंज होता है अंजलि, ये भी समझना जरूरी है इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेट्रो सिटी में हो तो आपको 20 लाख का कवरेज मिनिमम चाहिए, आप नॉन मेट्रो में है तो आपको 10 से 15 लाख का कवरेज चाहिए ही चाहिए। और अगर आप फैमिली है, फैमिली ऑफ 4 है, 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो आपको 20 से 25 लाख का कवर आपके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है, कैसे कवर अमाउंट जो है वो आपको तय करना है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करते हैं तो उसमें आपका जो कवर अमाउंट है वो कितना होना चाहिए ताकि आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर वो भी सेफ रहे। मैम, लौटती हूँ मैं आपके पास और देखिए अमर उजाला दे बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे पास आया है लखनऊ से राकेश मिश्र का। इन्होंने ये पूछा है कि क्या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सभी परिवारों के लिए सही होती है? मैम, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दीजिएगा। अंजलि, फैमिली फ्लोटर का पहले मतलब बता दूंगी। फैमिली फ्लोटर का मतलब है कि एक साथ सारे फैमिली मेंबर्स एक ही पॉलिसी में कवर हो रहे हैं, तो जब वो कवर कर रहे हैं, चारों लोगों को कवर कर रहे हैं, और सम इंश्योर्ड जो है वो एक कॉमन सम इंश्योर्ड है, मतलब कितने का कवर है वो डिफाइंड है, तो उस पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर कहते हैं। तो जनरली ये किन लोगों के लिए आइडियल है? 2 से 4 लोगों के लिए आइडियल कवरेज होती है एक फैमिली फ्लोटर के लिए। 2 एडल्ट मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जो डिपेंडेंट रहेंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो आई थिंक ये 4 लोगों के लिए एक आइडियल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी एक आइडियल होती है। देयर आर पॉलिसीज जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भी साथ में कवर करेगी या कोई बीमारी वाला है उसे भी कवर करेगी, बट उनके लिए फैमिली फ्लोटर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत जो है अंजलि वो बिल्कुल अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सीनियर सिटीजन को इनको इंक्लूड नहीं करना है, ना ही किसी को जो क्रॉनिक एलिमेंट है उनको इंक्लूड करना है पॉलिसी के अंदर। तो बिल्कुल जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, उसी के हिसाब से आप जो पॉलिसी हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। पुणे से सवाल है स्मिता मोरी का, ये पूछ रही हैं कि टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसी कब और क्यों लेनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है स्मिता जी आपका। ये बिल्कुल प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सटेंशन है। एक पहले जो बॉर्न हुआ था वो था टॉप अप पॉलिसी, फिर उसको ब्यूटिफाई करके ज्यादा फीचर्स ऐड करके जो प्रोडक्ट आया था वो सुपर टॉप अप पॉलिसी था। दोनों पॉलिसी के अंडर एक अमाउंट आपको चूज करना पड़ता है सम इंश्योर्ड के अलावा, उसे कहते हैं डिडक्टिबल। डिडक्टिबल आपको चूज करना रहता है कि
सुपर टॉप अप पॉलिसी, ये डिडक्टेबल अमाउंट आपके हॉस्पिटल का बिल का जब आता है वो क्रॉस होगा तभी ही सुपर टॉप अप पॉलिसी शुरू होगी, टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी शुरू होगी। अब आता है मेन डिफरेंस के, मेन डिफरेंस क्या है आपका, अगर मान लीजिए पहला क्लेम आता है 5 लाख का, डिडक्टेबल 2 लाख है, तो आपके पास चॉइस है कि 2 लाख रुपए आप अपने बेस पॉलिसी से लीजिए और 3 लाख रुपया आप अपने सुपर टॉप अप या टॉप अप पॉलिसी से लीजिए। अब मान लीजिए कि दूसरा क्लेम आता है उसी साल में, पॉलिसी के साल में, तो सुपर टॉप अप आपका कंटिन्यू कर सकते हो आप। टॉप अप पॉलिसी में वापस 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो देगा, तभी आपका वो पॉलिसी ट्रिगर होगा पेमेंट करने के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। तो अगर आप लेना चाहते हो सुपर टॉप अप्स लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सुपर टॉप अप पॉलिसी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर किसी को टॉप अप पॉलिसी लेनी है तो उसमें क्या ऐसा है कि थोड़े कम बेनिफिट्स मिलते हैं मैम? यस, सो अंजलि, जब भी हम एक सुपर टॉप अप पॉलिसी की बात करते हैं तो एक पहले फंडा समझ लीजिए कि जब भी आप एक हेल्थ पॉलिसी को देखते हैं तो हेल्थ पॉलिसी में मेन होता है रूम रेंट कैटेगरी। तो जब भी आप रूम रेंट कैटेगरी चूज करते हो तो उसके अंडर आपको बेसिकली पूरी बिलिंग जो है उस रूम के हिसाब से बिल होगी। मान लीजिए नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस जो रहेगा हॉस्पिटल स्टे का, वो सारा आपकी रूम रेंट कैटेगरी के बेसिस पे होता है। तो आपकी बेस पॉलिसी में जब भी आप 10 लाख के ऊपर लेते हो तो जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन कैपिंग नहीं होती है, उसमें लिखा होता है अप टू सम इंश्योर्ड। और सुपर टॉप अप में रूम रेंट कैटेगरी में लिखा होगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम। ठीक है, तो द मोमेंट सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो आप एक ट्रायल कीजिए आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जहां आप ट्रीटमेंट लेने कभी इमरजेंसी में जाओगे तो आप कॉल करके देखिए और पूछिए कि कितने टाइप के सिंगल प्राइवेट एसी रूम हैं। एवरी हॉस्पिटल विल हैव 3 और 4 कैटेगरीज। इंश्योरेंस कहता है कि मैं जो लोएस्ट कैटेगरी रहेगा ना, मैं उसका ही पैसा दूंगा। और मान लीजिए जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है और आप ऑलरेडी, बिकॉज आपकी बेस पॉलिसी थी, आप एक सूट रूम में रहे हैं और आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको लोअर कैटेगरी में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो टेक्निकली हमारा मन नहीं मानता है। अपग्रेडेड स्ट्रक्चर से आप लोअर कैटेगरी में जनरली नहीं आते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हो हेल्थ पॉलिसी में, आप कॉम्प्लेक्सिटी मत लाइए। अगर बजट टाइट है तो सुपर टॉप अप की तरफ जाइए, वरना बेस पॉलिसी को स्ट्रांग रखिए।